चलिए आज हम बात करेंगे बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। ठीक है, यानी पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप विद्युत द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो ऊर्जा का जब भी गणना होता है, आपने अभी तक जितना भी पढ़ा होगा उसमें ऊर्जा की जब भी गणना हुई है तो हमें किए गए कार्य की गणना करनी पड़ी है। हम कार्य की गणना करते हैं, वही कार्य उसकी क्या हो जाती है, स्थिति ऊर्जा। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में हम विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। इसके लिए ध्यान रखिएगा, पहले से हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र ये पहले से उपस्थित है, ये विद्युत क्षेत्र ई है जो पहले से उपस्थित है। ठीक है, हम एक विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर ला कर का उसका जो उचित स्थान है, उस उचित स्थान में उसको क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो उसको अनंत से लाया गया और उसे उचित स्थान पर व्यवस्थित करने में कुल जितना कार्य होगा वो कुल कार्य ही क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। समझ में आ गई बात? तो लिखेंगे किसी, दिख रहा है ना, देखना, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से लाकर, ठीक है, किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से लाकर उसके उचित स्थान पर व्यवस्थित करने में किया गया कार्य, ठीक है, क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कहलाता है। समझ में आ गई बात? देखिए, यही पूरा आपका इसका डिफिनीशन है और इसी डिफिनीशन के बेस पे हम वर्क करेंगे यहाँ पर। ठीक है, करना क्या है, कोई एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे, उसको अनंत से लाएंगे, कहाँ, बाह्य विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, और ला करके उसके उचित स्थान पर उसको क्या करेंगे, व्यवस्थित कर देंगे। ठीक, तो उसको लाने और उचित स्थान पर व्यवस्थित करने में जितना कार्य हुआ वो कुल कार्य क्या कहलाएगा, उसका विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कहलाएगा। क्योंकि द्विध्रुव को ही ला रहे हैं ना, तो द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कहलाएगा। तो अब इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, विद्युत द्विध्रुव लेंगे और उस विद्युत द्विध्रुव को अनंत से ला रहे हैं, ऐसे अनंत से ला रहे हैं, कहां तक ला रहे हैं, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर। ठीक है, ये समझो, इधर विद्युत द्विध्रुव के अंदर हम इसको ला रहे हैं। तो जैसे इसको अंदर लाएंगे तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो ये है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, हम इसको ऐसे ला रहे हैं। ठीक है, तो ये विद्युत द्विध्रुव के ध्रुव है, एक सिरे ध्रुव पे प्लस क्यू और दूसरे ध्रुव पे माइनस क्यू, और ये इनके बीच की दूरी है। ठीक है, ये इनके बीच की दूरी है, ध्यान देना।
जिसकी कुल लंबाई कितनी है 2l, और ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। समझ में आई बात? अब ध्यान देना हो, जब द्विध्रुव को आप अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाया आपने, ठीक है, तो कितना कार्य किया गया? तो ध्यान रखना, जब द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम लाएंगे तो एक द्विध्रुव पर जिस पर धन आवेश है उस पर बल किधर लगेगा? बाहर की ओर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। कितना लगेगा? F = Q × E। ठीक, दूसरे जो ध्रुव है उस पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा क्योंकि निगेटिव आवेश है, इस पर भी उतना ही बल लगेगा, F = Q × E। समझ में आई बात? दोनों ध्रुवों पर बल जो है बराबर लगेगा लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगेगा। क्लियर? अच्छा, देखो ये जो ध्रुव है इस ध्रुव पर बल विपरीत दिशा में लग रहा है, मतलब समझना, इस ध्रुव पर आपको कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बल इधर लग रहा है और आप इसको इधर ला रहे हैं, तो इस ध्रुव पर आपको कार्य करना, लेकिन इस ध्रुव पर कार्य प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ऋण आवेश है और ऋण आवेश पर बल इसी दिशा में लग रहा है, अब द्विध्रुव भी इसी दिशा में आ रही है, तो इस ध्रुव पर कार्य प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम साइकिल चला रहे हैं, पीछे से कोई हमको पीछे की ओर खींच रहा है, तो वहां पर हमें कार्य करना पड़ेगा ना। लेकिन सोचिए अगर हम जिस दिशा में साइकिल चला रहे हैं उसी दिशा में पीछे से कोई धक्का मारे तो हमें कार्य करना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक वही चीज यहाँ है, इस ध्रुव पर बल इस दिशा में लग रहा है और ले जा हम इस दिशा में रहेंगे तो इस पर कार्य करना सही है। इस ध्रुव पे आइए, इस ध्रुव पे जो बल लग रहा है वो इसी दिशा में लग रहा है और इसको ले भी इसी दिशा में जा रहे हैं, तो इस पर कार्य प्राप्त होगा, इस पर कार्य करना पड़ेगा। जो कार्य करना पड़ता है वो धनात्मक होता है, जिस पर कार्य प्राप्त होता है वो ऋणात्मक होता है। यानी इसका कार्य क्या होगा? नेगेटिव होगा, इसका कार्य क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ में आई बात? अब एक चीज और ध्यान देना, जब द्विध्रुव आप अनंत से लाए होंगे तो पहले ये ध्रुव यहां पर आया होगा, ठीक है, तो इस ध्रुव का यहां तक का अगर कार्य देखें, मान लीजिए -W हो गया, ठीक, फिर ये आगे बढ़ा, फिर पॉजिटिव ध्रुव भी यहीं पर आया, तो इसका उतना ही कार्य क्या हो गया? तो यहां तक कुल कार्य क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन ये उतने समय में ये ध्रुव इतनी दूरी आगे चल गया ना, ये ध्रुव तो उससे इतना आगे आ गया, इसका मतलब इस ध्रुव पर इतनी दूरी अधिक कार्य करना पड़ेगा। इस ध्रुव का कार्य जो है क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस ध्रुव पर का कुल कार्य 0 हो जा रहा है, लेकिन इस ध्रुव पर कार्य बच रहा है। क्यों? क्योंकि यह ध्रुव इस ध्रुव से इतनी अधिक दूरी चला है, सही है ना। तो इसी ध्रुव पर किया गया जो कार्य होगा वही कार्य, वो कार्य, और फिर इसको उचित स्थान में जब व्यवस्थित करेंगे वो कार्य, दोनों कार्यों का कुल योग जो होगा वो इस द्विध्रुव की क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। समझ में आया जी? समझ में आया? नहीं समझे? मान लो ये द्विध्रुव है, समझना, ये द्विध्रुव है, ये व्हाइट वाला जो सिरा है ये धनात्मक है और ये ब्लैक वाला सिरा क्या है? ऋणात्मक है। दोनों ध्रुवों पर बल लग रहे हैं। हमने इस ध्रुव को ऐसे अनंत से लाया, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर कौन वाला ध्रुव पहुंचा? ऋणात्मक पहुंचा, इस पर कार्य प्राप्त हो गया। फिर ये द्विध्रुव आगे बढ़ा, फिर कौन पहुंचा? फिर इस पे कार्य उतना ही धनात्मक हो गया, तो यहाँ पर कुल कार्य कितना हो गया? लेकिन अब ब्लैक वाला जो है इतना दूरी आगे आ गया ना, तो ये ब्लैक वाले को इतना दूरी ज्यादा कार्य करना पड़ा। समझ में आई बात? तो यही अतिरिक्त कार्य हो गया। क्लियर हुआ? तो चलो ध्यान दें, लिखते हैं, माना इस द्विध्रुव को एक नाम दे दें A और B, ठीक है। मान लेते हैं
माना AB एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। क्या है, द्विध्रुव है, द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, अगर द्विध्रुव है तो द्विध्रुव आघूर्ण होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P है। भाई अगर इंसान है तो इंसान की पावर इंसान के साथ है रहेगी ना, कि पावर कहीं और चला जाएगा। तो अगर द्विध्रुव है तो उसकी शक्ति, उसकी पावर उसके साथ रहेगी। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, उसकी पावर है। क्या है, पावर है। तो अगर द्विध्रुव यहाँ है तो उसका आघूर्ण भी वहां होगा। इसलिए हमने कहा कि माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P है। अच्छा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, कौन माइकलाल बताएगा। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा किधर होती है, बकलुलवे ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा याद रखो, किधर होगी, ऋण आवेश से ये होती है। कल भी हम लोग पढ़े थे, कल के लाइव क्लास में नहीं पढ़े थे, ये बनाए नहीं थे उसमें डायरेक्शन, तो भूलिए मत। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन से ऋण की ओर होती है। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों की दिशा एक दूसरे के उल्टा होगा। देखो, अगर ये ऋण आवेश है और ये धन आवेश है तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण से, ये P द्विध्रुव आघूर्ण है, इसकी दिशा ऋण से धन की ओर होती है। लेकिन अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पूछा जाए तो धन से, ये E इसकी दिशा धन से ऋण की ओर होती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण से धन की ओर हो गई, क्लियर। तो माना AB एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P है। द्विध्रुव को अनंत से कहां ला जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है। द्विध्रुव AB को अनंत से, ठीक है, विद्युत क्षेत्र E के, कौन सा विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र है ना, बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाता है। तो यहाँ पर लाने में अतिरिक्त कार्य किस पर होगा, किस आवेश पर होगा, -Q पे। जो -Q आवेश है उसी पर अतिरिक्त कार्य होगा, +Q पर अतिरिक्त कार्य नहीं होगा, ठीक है। तो लिखेंगे लाया जाता है तो -Q आवेश पर प्राप्त अतिरिक्त कार्य, समझ में आई बात। -Q पर कार्य प्राप्त होगा, करना नहीं पड़ेगा, करना किस पर पड़ेगा, प्लस वाले पर। क्यों, क्योंकि प्लस वाले आवेश पर बल किधर लग रहा है, बाहर की ओर, और द्विध्रुव किधर आ रहा है, अंदर की ओर। तो बल के विपरीत आ रहा है ना, बल के विपरीत आ रहा है। तो यहाँ पर कार्य आपको करना और यहाँ पर कार्य आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो -Q आवेश पर प्राप्त अतिरिक्त कार्य W1 बराबर कितना हो जाएगा, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे, तो बल कितना हुआ, बल लगाया इंटू विस्थापन, बताओ कितना, 2L दूरी, ये विस्थापन है ना, इंटू 2L। अब बल का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू, यहाँ रख दो Q इंटू E, ठीक है, इंटू 2L। अब देखो E को हमने बाहर कर दिया, Q इंटू 2L एक साथ रख दिया। और आप सभी को पता है
कि जो Q इंटू 2L है वो किसके बराबर होता है? P के। किसके बराबर? तो ये P हो गया, तो P इंटू E, तो क्या हो जाएगा? PE। यानी द्विध्रुव को अनंत से बाह्यवैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया अतिरिक्त कार्य हमें मिल गया। इतना अतिरिक्त कार्य आपको करना पड़ेगा, यानी प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। प्राप्त जब होगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। सही है। अच्छा, अगर मान लो हम द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर तो ला दिया, तो इतना अतिरिक्त कार्य करना पड़ा। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से लाने के बाद हम इसको थीटा डिग्री क्या करें? घुमा दें। क्या करें? थीटा डिग्री। तभी तो इसका उचित स्थान जो है उस स्थान पर जाएगा। तो यदि द्विध्रुव को थीटा डिग्री घुमाया जाए तो किया गया कार्य, तो जब थीटा डिग्री आप इसको घुमाओगे ना, तो कार्य घुमाने में किया गया कार्य पढ़े है ना। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अंदर घुमाने में किया गया कार्य कल का ही लाइव क्लास में था। ये कल का जो लाइव क्लास था उसमें इसी की गणना हुआ था कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अंदर घुमाने में किया गया कार्य, यही हेडिंग था जो तुम कह रहे थे सर समझ में नहीं आ रहा था। तो वही कार्य देखो फिर यहाँ पर आ गया। उस कार्य का फार्मूला आपको याद भी होगा, हमने यही लिखा था W इक्वल टू PE, ब्रैकेट में था cos θ1 माइनस cos θ, यही था ना, याद आ रहा? ये वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र है, ठीक है। और ये जो है उसको अनंत से लाने में किया गया अतिरिक्त कार्य का सूत्र है। अब देखना ध्यान से, हमने इस द्विध्रुव को जब अनंत से लाया तो द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा क्या थी? सेम थी। तो θ1 क्या हो गया? 0। θ1 क्या हो गया? तो यहाँ पर जो θ1 है, यहाँ पर θ1 की जगह क्या रखोगे? तथा अब हमने θ2 कितना घुमाया? थीटा डिग्री। तो θ2 कितना हो गया? θ2 कितना हो गया? जब लाया तो एंगल 0 था, अब उसको ला के ऐसे लाया और फिर इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे लाया, ठीक है, तो कोई कोण नहीं था, तो θ1 कितना बन गया? अब लाने के बाद उसको थीटा डिग्री ऐसे घुमा दिया, तो दूसरा जो θ2 कितना बन गया? अब ये दोनों मान इसमें रख दो। जब रखोगे तो ये कार्य देखो कितना आ रहा है, ये W2 है, घुमाने में किया गया था। देखो PE यहाँ 0 रख दो हो जाएगा cos, और यहाँ रख दो cos, सही है। अब देखो W2 बराबर PE cos 0 का मान माइनस cos थीटा, यानी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से लाओगे तो इतना अतिरिक्त कार्य होगा, और ला करके जब थीटा डिग्री घुमाओगे तो इतना कार्य होगा। यानी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से लाकर उसके उचित स्थान में जब व्यवस्थित करोगे तो इतना कार्य प्लस इतना कार्य होगा। समझ में आई बात? ये लाने में अतिरिक्त कार्य है और ये उसको थीटा डिग्री पर व्यवस्थित करने में कुल कार्य है, ठीक है। तो देखो कुल कार्य कितना हुआ? कुल कार्य, तो कुल कार्य बराबर W बराबर W1 प्लस, तो W बराबर W1 का मान माइनस, तो यहां रख दो माइनस PE प्लस W2 इतना है तो रख दो PE ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा माइनस PE प्लस P का गुणा कर दो, सही है। अब देखना ध्यान से, माइनस P प्लस P
तो W कितना मिला? माइनस पी cos थीटा। कितना मिला? तो W हो गया माइनस पी cos थीटा। समझ में आ गई बात? माइनस पी cos इतना कार्य करना पड़ेगा। द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर ला करके उसके उचित स्थान पर जब आप व्यवस्थित करेंगे तो आपको कुल इतना कार्य करना पड़ेगा। इस कार्य को अगर हम सदिश के रूप में लिखें, सदिश रूप में, तो आप सभी को पता होगा फर्स्ट ईयर क्लास में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस, यही होता है। यानी यहाँ ए बी कॉस है तो ए को हम वेक्टर ए लिख देते हैं, बी को वेक्टर। उसी तरह यहाँ पी ई है तो इसको लिखेंगे वेक्टर पी और इसको लिखेंगे वेक्टर, ठीक है, हो गया। और ये माइनस चिन्ह, क्लियर? तो और ये हो गया W, तो ये उसका सदिश रूप हो गया कार्य का। और यही कार्य उसकी क्या कहलाएगी? स्थिति ऊर्जा। तो यहाँ पे नोट कर देंगे, चूंकि किया गया कुल कार्य, कुल ही क्या कहलाता है? विद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाता है। सही है ना? किया गया कुल कार्य विद्युत स्थिति, तो यही हो गया इसकी स्थिति ऊर्जा माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर। समझ में आई बात? तो अगर आप किसी विद्युत द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में अनंत से लाकर उसके उचित स्थान में व्यवस्थित करोगे तो कुल इतना कार्य करना पड़ेगा और यही कार्य उसकी क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। अब मान लीजिए प्रश्न आ गया परीक्षा में कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बताइए। बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बताइए। तो जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बताना है तो आपको विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है, तभी तो जानेंगे उसकी ऊर्जा कितनी है। तो जब अनंत से उसके अंदर लाएंगे तो जो एक्सेस कार्य होगा, अतिरिक्त जो कार्य होगा, उस कार्य की गणना करेंगे। तो अतिरिक्त कार्य किस आवेश पर होगा? माइनस क्यू पर। तो माइनस क्यू पे जो अतिरिक्त कार्य होगा सब देखिए लिखा हुआ है, उस अतिरिक्त कार्य को हम ज्ञात करेंगे। वो अतिरिक्त कार्य हो गया अनंत से लाने में, ठीक। बाकी उसको थीटा डिग्री घुमाएंगे उचित स्थान पर रखने के लिए, तो थीटा डिग्री घुमाने में ये कार्य हो गया। दोनों कार्य को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, जो कुल कार्य आएगा वो ये आएगा। इस कार्य को सदिश रूप में लिख लेंगे, सदिश रूप में जो कार्य ये आ गया तो कुल कार्य इसी ऊर्जा का लाता है, तो यही इसका स्थिति ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। अब कोई पूछे क्यों अतिरिक्त कार्य इसी पर हो रहा है, क्यों इस पे नहीं हो रहा है, तो देखिए ध्यान से, हाँ, क्यों इस पर हो रहा है, क्यों इस पर नहीं हो रहा है? क्योंकि श्रीमान जी विद्युत द्विध्रुव इधर से आ रहा है ना, तो सबसे पहले कौन पॉइंट पहुंचेगा यहाँ? ये, उसके बाद पहुंचेगा प्लस, तो दोनों का यहाँ पर कुल कार्य हो गया 0। उसके बाद ये वाला इतना ज्यादा दूरी चल रहा है, इसलिए अतिरिक्त कार्य इस पर होगा। लेकिन अगर यह द्विध्रुव इधर से आता तो अतिरिक्त कार्य किस पर होता? समझ में आ गई बात? अब कोई डाउट तो नोट कर लीजिए। चलिए अब जो हम बात करने वाले हैं, दो विद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ध्यान से सुनना, दो विद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो विद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की, दो
विद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की, ठीक है, विद्युत स्थिति क्या, ऊर्जा। यानी एक ऐसा सिस्टम है जो दो विद्युत द्विध्रुवों से बना हुआ है, ठीक है, तो उस निकाय की इसी ऊर्जा आपको बतानी है। तो देखिएगा ध्यान से, हमने दो विद्युत द्विध्रुव लिया, समझना, एक विद्युत द्विध्रुव ये है रेड वाला, ये तो ये है, इस पर है कितना आवेश और इस पर है, और ये इनके बीच की, और ये इसका मध्य, ठीक है। एक दूसरा भी विद्युत द्विध्रुव है, ये दूसरा विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, एक पर प्लस और एक पर माइनस, और ये हो गया इनकी, और ये हो गया इसका मध्य। ये दो द्विध्रुवों से कोई निकाय बना है, तो उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो समझ लो। अगर ये मान लो पहला विद्युत द्विध्रुव ये है, ये पहला विद्युत द्विध्रुव है, मान लो ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट वाले विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण किधर होगा, माइनस से प्लस की ओर होगा ना, तो इसकी दिशा हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, ये इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, ठीक है। इसको हमने लिख दिया वेक्टर P1, ठीक। और ये दूसरा विद्युत द्विध्रुव है, तो इसके द्विध्रुव आघूर्ण की भी दिशा माइनस से, ये इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, समझ में आई बात। ये है वेक्टर P2, ठीक है। अच्छा, दोनों द्विध्रुवों के मध्य बिंदु से, जो दोनों द्विध्रुव हैं इनका मध्य बिंदु ये है और इसका ये है, दोनों द्विध्रुवों के मध्य बिंदु के बीच की जो दूरी है ना, वो मान लेते हैं कितना, r, ये इनके बीच की दूरी है, द्विध्रुवों के मध्य बिंदु के या द्विध्रुवों के केंद्र के बीच की दूरी, ये इसको हमने मान लिया r, समझ में आई बात। अच्छा, अब ध्यान देना, अगर देखो ध्यान से, तो इस द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में ये है, नहीं है, और इस द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में ये है कि नहीं है। अच्छी स्थिति क्या होता है, द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों से जो रेखा जाती है वही अक्ष है। तो अगर हम देखें तो इस द्विध्रुव के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा यही है, तो ये अक्ष हुआ, और इसी अक्ष पर ये है, तो अच्छी स्थिति हुआ। उसी तरह से इस द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों से जो रेखा जा रही है उसी रेखा पर ये है, तो ये इस द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में है, यानी दोनों द्विध्रुव एक दूसरे के अच्छी स्थिति में हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई बात। अच्छा, तो अगर ये द्विध्रुव अपने अच्छी स्थिति में क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र करता है कि नहीं करता, करता है ना भाई। एक द्विध्रुव है ऐसे, तो ये द्विध्रुव अपने केंद्र से r दूरी पर अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, K2P/r, यही फॉर्मूला होता है अच्छी स्थिति का, है। तो ये द्विध्रुव यहाँ पर अपने अच्छी स्थिति में r दूरी पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो पहले द्विध्रुव के कारण r दूरी पर अच्छी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र है वो है E1, समझ में आई बात। इसी तरह से दूसरे द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में कितनी दूरी पे जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो क्या होगा, E2, समझ में आई बात।
यानी पहला विद्युत द्विध्रुव, पहला विद्युत द्विध्रुव दूसरे द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र में है, दूसरा वैद्युत द्विध्रुव पहले वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र में है कि नहीं है? रेड वाला ब्लू वाले के वैद्युत क्षेत्र में है और ब्लू वाला रेड वाले के वैद्युत क्षेत्र में है। समझ में आ गई बात? अगर इसी को हम ऐसे बना दें, देखना ध्यान से, ये रेड वाला किसका वैद्युत क्षेत्र है? रेड वाले द्विध्रुव का। समझ में आई बात? और ये जो ब्लू वाला है, ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो ब्लू वाले का है। क्लियर हो गया? हाँ, अब देखो वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति जो ऊर्जा तो अभी हम लोगों ने निकाला है। अभी देखो विद्युत द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा यही है ना, U बराबर माइनस वेक्टर P इंटू वेक्टर, यानी P और E का गुणा कर दोगे तो द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा निकल जाएगी। समझ में आ गई बात? तो पहले यहां पर इसको लिख लें। माना दो विद्युत द्विध्रुव, मान लिया दो विद्युत द्विध्रुव जिनके द्विध्रुव आघूर्ण, जिनके द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वेक्टर P1 व वेक्टर P2 है। मान लिया कि दो विद्युत द्विध्रुव जिनके द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P1 व वेक्टर P2 है। ठीक है, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या है? R है। जिन तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है? R है। मान लिया दो विद्युत द्विध्रुव हैं जिनके आघूर्ण P1 और P2 हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है? R है। क्लियर है ना? अच्छा, फर्स्ट जो प्रथम द्विध्रुव है इसके वैद्युत क्षेत्र में द्वितीय है और द्वितीय के वैद्युत क्षेत्र में प्रथम है। सही है? तो देखिए विद्युत द्विध्रुव कौन? वेक्टर P1 के विद्युत क्षेत्र, या ऐसे लिखो विद्युत या प्रथम विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, R दूरी पर क्या अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र। समझ में आई बात? प्रथम विद्युत द्विध्रुव, ये जो फर्स्ट विद्युत द्विध्रुव है इसके कारण कितनी दूरी पे, किस स्थिति में? अच्छी स्थिति में। विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो अच्छी स्थिति का फॉर्मूला यही है। ठीक है, तो अच्छी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र होगा कौन? वेक्टर E1 बराबर K2 P1 बाई R, क्योंकि प्रथम विद्युत द्विध्रुव के कारण है ना, तो प्रथम द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है? P1 है, यहाँ P1 लिख देंगे। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे द्वितीय द्विध्रुव दूसरे वाले के कारण, तो लिखेंगे द्वितीय विद्युत द्विध्रुव
के कारण r दूरी पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र। समझ आई बात? अब द्वितीय द्विध्रुव के कारण r दूरी पर अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र, फार्मूला देखिए वही रहेगा, बस क्या बदल जाएगा यहाँ पे, P2 हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, तो P2 दूरी वही है r के। अरे भाई वेक्टर लग जाएगा वो भी, ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट? चलिए अब देखिए, जो प्रथम विद्युत द्विध्रुव है अगर उसकी स्थिर ऊर्जा निकालें, क्या लिखेंगे, प्रथम विद्युत द्विध्रुव की क्या स्थिति ऊर्जा, प्रथम विद्युत द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा U1 बराबर, स्थिर ऊर्जा का सूत्र होता है माइनस वेक्टर P इंटू वेक्टर, यही होता है स्थिर ऊर्जा का सूत्र। तो अगर हम प्रथम विद्युत द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा निकालेंगे तो प्रथम विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P1 है और जिस विद्युत क्षेत्र में है वो क्या है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, समझ आ गया ना? अब P1 इंटू E2 का मान है यही है, क्या रख देंगे, K 2P2 बाई R3, सही है। अब देखो, चूंकि ये P2 वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इस पे वेक्टर लगा ले रहे हैं। चलिए तो यहां पर देखिए ये हो गया, अब इनका गुणा करेंगे तो माइनस K 2P1 P2 होगा, ये दोनों P1 P2 को एक साथ कर लिया बटे R3, ये हो गया पहले वाले द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। समझ में आ गई बात? अब बताओ कितने लोग समझे हो, समझ आ गया ना? अब दूसरे वाले का इसी तरह निकालेंगे, ठीक, दूसरे वाले का देखिए, फिर लिखेंगे द्वितीय द्विध्रुव की स्थिति क्या ऊर्जा, तो इसके ऊर्जा का सूत्र वही रहेगा U2 बराबर माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E होता है, यही ना होता है। तो दूसरे वाले का द्विध्रुव क्या है और विद्युत क्षेत्र किसमें है, हो गया। अब E2 का मान निकाले हो, याद रख दो, तो माइनस वेक्टर P2 इंटू वेक्टर E2 यानी K, ध्यान देना आई कौन हो, E1 है ना, तो P1 है, P2 है, अरे हाई E1 होगा जी, हाई E1 होगा ना, इसके कारण विद्युत क्षेत्र है, यही देखो गलत हो गया है, तो लोग बोल भी नहीं रहे हो, ठीक है। अब देखना ध्यान से कि E1 यहां पर है ना, तो K2 फिर क्या है P1 वेक्टर P1 बाई R3, सही है। अब फिर गुणा कर लो इसको, माइनस K P1 P2 एक साथ कर लो, तो 2 वेक्टर P1 वेक्टर P2 बटे ये हो गया U2, हो गया। तो ये दूसरे द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा हो गया, ये जो मिला वो दूसरे वाले का स्थिति ऊर्जा निकल के आ गया। अब दोनों द्विध्रुवों की पारस्परिक स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, दोनों के बीच की स्थिति ऊर्जा निकालना पड़ेगा ना, ये तो इनका अलग अलग है, अब दोनों से मिलकर निकाय बना है, तो लिखेंगे दोनों द्विध्रुवों
की पारस दोनों द्विध्रुवों के बीच की पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो दोनों के बीच की स्थिर ऊर्जा क्या होगी? तो जब दोनों की स्थिर ऊर्जा बराबर है तो उनके बीच की भी स्थिर ऊर्जा इतना ही रहेगी। समझ में आई बात? तो स्थिर ऊर्जा हो जाएगा -K2P1P2 अपान, ये इनके बीच की भी हो जाएगी। ठीक, अब देखिए ये इसकी स्थिर ऊर्जा निकल गया। अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाए कि दो विद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की स्थिर ऊर्जा बताइए, तो आपको ये बताना होगा। इस तरह आप ड्राइव करेंगे, दो विद्युत द्विध्रुव लेंगे, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी रख देंगे, दोनों का अपना अपना द्विध्रुव आघूर्ण होगा। भाई द्विध्रुव है तो अपना अपना पावर होगा, और दोनों द्विध्रुव एक दूसरे के अच्छी स्थिति में है, तो पहले द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र E1, दूसरे विद्युत द्विध्रुव के कारण इसका वैद्युत क्षेत्र E2, फिर E1 E2 का मान ऐसे निकाल के अच्छी स्थिति पर फिर ऊर्जा निकाल लेंगे। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और देखो यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे पर बल कितना लगाएंगे? अगर दोनों विद्युत द्विध्रुव हैं एक दूसरे से r दूरी पर, तो जाहिर सी बात है बल भी लगाएंगे। तो बल कितना लगाएंगे? उस बल की अगर गणना करनी है तो समझना इस चीज को, क्योंकि यहां से 1 नंबर में पूछा हुआ है, इसलिए आगे हम बढ़ाने जा रहे हैं इसको। दोनों विद्युत द्विध्रुवों पर या दोनों विद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला विद्युत बल। अब देखिए ये प्रश्न कैसे पूछा था, समझिएगा। प्रश्न ये पूछा था कि दो विद्युत द्विध्रुवों के केंद्रों के बीच की दूरी r है, तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल निर्भर करता है। 4 ऑप्शन था, उसमें से एक ऑप्शन सही था, समझिएगा। तो अब वो किस पर निर्भर करेगा, वो जानने के लिए इनके बीच का बल निकालो। अभी वो बल बताएगा कि हम किस पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो बल कैसे निकलेगा? अगर इनके बीच का बल हम निकालें तो कैसे उस बल को आप निकाल पाइएगा? ठीक, तो देखो एक फॉर्मूला पढ़ते हो, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, पढ़ते हो ना। तो अगर बल निकालोगे तो कार्य बटा r हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यानी कार्य बटा विस्थापन। अगर देखो विस्थापन छोटा सा हुआ है तो कार्य भी क्या होगा? तो यानी ये भी dW/dr हो जाएगा, सही है। और कार्य ही क्या कहलाता है? ऊर्जा। तो W की जगह क्या हो जाएगा? U, सही है। यानी अगर दोनों के बीच बल निकालना है, F निकालना है, तो आपको dU/dr रखना होगा। और U का मान आप निकाले हो, यही U का मान यहाँ रख करके हल कर दो। समझ में आ गई बात? बल निकल जाएगा। दिख रहा ना? नीचे लिखे हैं, इधर देखना, F d/dr। ठीक, U का मान ये है, माइनस में है ये, तो आगे पहले माइनस लिख लो। ठीक, अब ये बचा K2P1P2/r, ये है। अब इसमें देखना यहाँ क्या है? r है, तो केवल r वाला पद छोड़ करके बाकी सबको बाहर कर दो, क्योंकि ये r जो है ना, r ही को हल करेगा, दूसरी राशि को नहीं हल करेगा। समझ में आई बात? तो इसमें दूसरी राशि क्या है? k है, 2 है, P1 है, P2 है, इन सबको बाहर कर दोगे इससे। तो जब बाहर करोगे तो ये ऐसे आएगा -K2P1, यहाँ लिख देना, दोनों के घात समझ लोगे।
तो लोग टैलेंटेड हो ना। ऐसे हो गया। अब बचा डी बाई डी आर और बचा 1/r पे क्यूब। सही है। इस क्यूब को ऊपर ले जाओ तो -k 2 वेक्टर p1 वेक्टर p2 और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा r पे -q। ये हो जाएगा। अब आप मैथ में पढ़े होंगे d बाई जब dx और x पावर n होता है तो पावर को पहले लिखते हैं और पावर में से एक, ये रूल है। उसी तरह इसका पावर कितना है? -3 है। समझ में आया बात? यहाँ देखना -k 2 p1 p2 हो गया और इसको हल करोगे तो -3 पहले लिखोगे और पावर में से एक, सही है ना? ऐसे हो जाएगा। अब देखो -3 और -2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा जी। गुणा है ना, 2 3 6 नहीं होगा। और माइनस माइनस तो 6 p1 p2 ठीक इंटू r पे माइनस कितना होगा? अब इस 4 माइनस में है, इसको नीचे ले आओ तो f इक्वल टू k 6 वेक्टर p1 वेक्टर बाई r पावर इतना बल लगेगा दोनों के बीच। अब इसमें देखो, समझे ना, k नियतांक है, ये बदलेगा नहीं। 6 नंबर है, ये 7 नहीं होगा, ये भी नियत है। p1 p2 इनके आघूर्ण हैं, वो भी फिक्स है। तो सभी जब फिक्स हैं तो फिक्स वाले को हटा दो। तो जब फिक्स वाले को हटाओगे ना तो आएगा f प्रोपोर्शनल टू 1/r पावर 4। ठीक है, यानी दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला विद्युत बल इस पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन यही दिया था 1/r पे 4 घात। समझ में आ गई बात? तो अगर दो विद्युत द्विध्रुव के केंद्र के बीच की दूरी r है, ठीक है, उनके बीच विद्युत बल पूछता है तो आप इस तरह से विद्युत बल निकालेंगे यहां से, जैसे हमने बताया है। ये निकालने के लिए आपको u का मान चाहिए तो पहले u का मान निकालना पड़ेगा और u का मान निकालने के लिए पूरा प्रोसीजर है। समझ में आई बात? नहीं तो अगर आपको याद है इतना तो डायरेक्ट रख दीजिएगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम कल मिलेंगे अपने टाइम से। तब तक के लिए धन्यवाद।